नया शब्द मोदी जी ने लॉन्च किया है कि परजीवी, कि किसान आंदोलन में जो लोग कुछ लोग हैं वो परजीवी है, जैसे हाँ एक दूसरे को जो जैसे हमारे पर मच्छर परजीवी होता है या फिर गाय के ऊपर आदमी के ऊपर परजीवी होती है, कुत्ते के ऊपर चिंचड़ होता है, इस तरह परजीवी होता है। तो हम लोगों की नाराजगी काफ़ी नहीं है साहब। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा और इसके लिए क्यों करना पड़ेगा? रावण की जो जान थी ना वो नाभि में थी, और भाजपा की जो जान है, अगर भाजपा को ख़त्म करना है, भाजपा को सत्ता से विहीन करना है, तो उसकी जान ईवीएम में है। हमें ईवीएम को तोड़ना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा, उसका विरोध करना पड़ेगा जितने बड़े स्तर तक कर सकते हैं। डेली न्यूज एंड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल SRE न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है मनीष कुमार। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री के आंसुओं को लेकर कि मोदी जी सदन में रो रहे हैं। अब से कुछ समय पहले एक किसान नेता भी रोया था, नाम है राकेश टिकैत। उनके आंसुओं को लेकर एक राजनीति बताया गया था कि राकेश टिकैत के आंसू जो है वो राजनीति हैं। आज मोदी जी रो रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे दिनेश बोध जी? सर असल में क्या है कि इस देश के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो बदल चुकी है। पॉलिटिक्स का चेहरा बदल गया है। खासकर कब से बदला है? जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी सरकार ने आकर राजनीतिक में उथल पुथल कर दी है और बहुत सारी चीज़ों को ताक पर रख दिया गया है। तो जैसे अभी आपने कहा कि राकेश टिकैत रोए थे, राकेश टिकैत राजनीति से प्रेरित होकर नहीं रोए थे, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। वो रोए थे पीड़ा में, और वो पीड़ा साफ झलक रही थी। कैसे झलक रही थी? क्योंकि जब 150 से ज़्यादा किसान इस आंदोलन में अपने हकों की लड़ाई में शहीद हो गए और तब भी न्याय ना मिले। आप ही समझिए कि आपके घर से, आपका परिवार बड़ा परिवार है, आपके परिवार में लाखों आदमी है और लाखों आदमी में से 150 आदमी एक महीने में ही ये दुनिया छोड़कर चले जाएं तो कैसा एहसास होगा। और किसके लिए चले जाएं? अपनी हक की लड़ाई लड़ते हुए, और हक ना मिले, और हक को कुछ और नाम दे दिया जाए, आपको आतंकवादी कह दिया जाए, अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए आपको खालिस्तानी कह दिया जाए, पाकिस्तानी कह दिया जाए और दूसरे मुल्कों से प्रेरित कह दिया जाए। तो एक ईमानदार आदमी जब किसी की लड़ाई लड़ रहा हो और उस परिवार का मुखिया और पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा हो तो वाजिब है उसका उस टाइम में रोना भी। उनका दर्द था जो झलका था उनके आंसुओं के रूप में, वो राजनीति से प्रेरित होकर नहीं रोए थे। और जहाँ तक कि नरेंद्र मोदी के आंसुओं की बात है कि वो सदन में रो रहे हैं, नरेंद्र मोदी को आप शुरू से लेकर अब तक की सारी स्पीच निकालिए, वो नौटंकी है। मुझे लग रहा है नरेंद्र मोदी को एक्टर होना चाहिए था, नेता नहीं अभिनेता होना चाहिए था। फिल्म इंडस्ट्री में अपना आजमाइश करना चाहिए था। उम्दा कलाकार है, बड़ा इतना पहुँचे लेवल का कलाकार है। वो कभी बागड़ बिल्ला बन जाता है, कभी केरल का आदमी बन जाता है, कभी छत्तीसगढ़ का आदमी बन जाता है, ऐसी पोशाक पहन लेते हैं। कभी वो बांग्लादेशी बन जाते हैं, कभी बैरिस्टर वाली पोशाक, बंगाल के आदमी बन जाते हैं, उनकी पोशाक पहन लेते हैं। कभी डॉक्टर वाली पोशाक पहन लेते हैं, कभी वकील वाली पोशाक पहन लेते हैं, कभी साधु संत वाली पोशाक पहन लेते हैं। पूरी नौटंकी चल रही है। और जितने भी स्पीच आप उनकी उठाकर देखोगे वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स करते हैं, इमोशनल करके लोगों को, और इमोशनल ब्लैकमेलिंग के आधार पर वो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, झोला उठाकर चल दूंगा, इनका क्या होगा। किन की बात करें भाई? किनका क्या होगा, किनका क्या नहीं होगा? झोला उठाकर चलना था तो देश के प्रधानमंत्री क्यों बने आप? हैं? आपको झूला उठा के चलने के लिए देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा। प्रधानमंत्री इसलिए बनाएगा ताकि देश की 125 अरब जो जनता है आपकी, 125 करोड़ जो भारतीय हैं, 125 करोड़ जो भारतीय हैं, वो 125 करोड़ भारतीय आपसे सवाल पूछ सके कि आपने क्यों ऐसा नहीं किया। और आप कह रहे हैं झोला उठा के चल देंगे, मैं तो फकीर आदमी, क्यों चल देंगे झोला उठा के? आपको मैं चौकीदार हूँ, वो मुझे लग रहा है सच बोल रहा था। अभी सदन में अखिलेश यादव ने भी सरकार पे आरोप लगाते हुए एक शेर पढ़ा है। शेर कुछ इस प्रकार था कि इससे पहले पुराना मामला पता लगे, एक और नया बवाल खड़ा कर दूं। तो ये सरकार का काम हो रहा है, ऐसा अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाया। आप इसे किस तरह देखते हैं? देखिए साहब, हो क्या रहा है कि आज देश के हालात ये हो गए हैं कि औरंगजेब की गलती का जो
बदला है वो जुम्मन मियाँ से लिया जा रहा है। औरंगजेब की जो गलती है उसका बदला जुम्मन मियाँ से लिया जा रहा है और उससे कहा जा रहा है कि तुम जय श्री राम बोलो, तुम ये फला बोलो। इस तरह का जो माहौल इस देश के अंदर क्रिएट किया जा रहा है और एक पर्टिकुलर एक बिरादरी को, एक समुदाय को, एक जाति को विशेष तरीके से देखा जा रहा है। आज कहने से पहले लोगों की जहन में प्रचार प्रसार की इतनी बड़ी भूमिका हो गई है इस देश के अंदर कि किसी मुस्लिम को अगर आप कह दें कि तू मुसलमान आतंकवादी होता है तो अब एक्सेप्ट सब करने लगा है। क्यों? ये प्रचार में आ गया है, प्रचार की चलन में आ गया, चलन हो गया है। अब किसी से कोई आतंकवादी पकड़ा गया तो उसके जहन में आ जाता है अच्छा टोपी होगी, दाढ़ी होगी, ऐसा उसकी इमेज क्रिएट की जा रही है। जबकि अगर आप देखें कि औरंगजेब ने अपने टाइम में क्या किया क्या नहीं किया, उस टाइम हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। उस टाइम जो लड़ाई थी वो सत्ता की लड़ाई थी, वो राजपाट की लड़ाई थी। हिंदू मुसलमान या धर्म की कोई लड़ाई नहीं थी, सत्ता की लड़ाई चल रही थी। क्योंकि तलवार के बल पे राज कायम किया जाता था, वोट तो नहीं डाले जाते थे उस टाइम में, लोकतंत्र तो था नहीं, संविधान कोई लिखित संविधान नहीं था। संविधान लेकिन कमाल की बात है जब औरंगजेब इस देश के ऊपर राज कर रहा था उसने भी हदीसी या कुरानी कानून को लागू नहीं किया। उस वक्त भी मनुस्मृति का कानून चलता रहा, तो उसका मतलब इस टाइम भी ब्राह्मणों का कानून चलता रहा। तो आज उस चीज़ को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, उस चीज़ को पुराने पैटर्न पे लाया जा रहा है ताकि मुसलमानों से घृणा करके इनका राज बरकरार रखा जाए। तो जो अभी कह रहे थे कि अखिलेश यादव ने कहा कि इससे पुराना कोई मामला पता चले तो हंगामा खड़ा कर दूं, तो ये पुराने मामले भाजपा निकाल कर लाती है कहीं से औरंगजेब के टाइम में कि अभी योगी जी ने एक मियाँ बाज़ार, एक बाज़ार था और एक ईश्वरपुर था, ईश्वरपुर, तो उसका ईश्वरपुर किया। मियाँ बाजार जो था उसका नाम बदल के उसको भी कुछ और कर दिया, हिंदी रूपांतरण कर दिया गया, नाम बदल दिए गए। पूछा कब क्यों बदला आपने, कि औरंगजेब के टाइम में ऐसा हुआ था। औरंगजेब के टाइम में उन्होंने ईश्वरपुर को ईश्वरपुर किया, हम ईश्वरपुर कर रहे हैं। मियाँ बाजार था, मीरा बाजार उन्होंने किया था, हम इसका कुछ और नाम कर रहे हैं। यानी वो जो पुरानी चीज़ों को खोद के ला रहे हैं। नहीं, इनसे फायदा तो कुछ नहीं ना, लेकिन नाम चेंज करने से क्या बेनिफिट होगा? ये ऐसे माहौल बना रहे हैं कि आज देश के अंदर ऐसा माहौल बन गया, आप सोचिए आपका बच्चा किस वातावरण में पल रहा है। कल वो हिंदू मुसलमान की बात सीखते हुए बड़ा होगा। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुसलमान गद्दार है देश का। ये पाकिस्तान शान को कह रहे हैं गद्दार है, जो इन्हें खिला रहा है, पिला रहा है, जो अन्न पैदा कर रहा है, धरती का सीना चीर के इन तक पहुंचा रहा है। इनके उद्योगपति तो अनाज पैदा नहीं कर रहे हैं ना, मुकेश अंबानी, अडानी अनाज पैदा थोड़ी कर रहे हैं, अनाज तो किसान पैदा कर रहा है। तो उसको भी कह रहे हैं गद्दार है, ये बेकार है। क्यों? क्योंकि सवाल खड़े कर रहे हैं सब पर। तो ये तो होगा ना कि इस देश में जब गोडसे की पूजा होने लगी तो ये तो आम बात है। देखिए साहब हो क्या रहा है, जंगे आज़ादी को अगर एक बार देखिए, मैं इसको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि जिसको गद्दार बोल रहे हैं ये कितना बड़ा खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ेगा। आरएसएस के सारे लोग, वीर सावरकर जिसको ये बोलते हैं, वीर सावरकर, माफी सावरकर, वो सावरकर, हेडगेवार, ये जितने सारे लोग, सबको अगर देखे जाए, ये सारे लोग आरएसएस के लोग, हिंदू महासभा के लोग जंगे आज़ादी में शामिल नहीं हो पाए, बल्कि इन्होंने जंगे आज़ादी का विरोध किया, उसमें शामिल नहीं हुए, उसके विरोध में रहे। हमें अंग्रेजों से आज़ादी नहीं चाहिए, विरोध में रहे, उनकी मुखबरी की। लेकिन उस टाइम कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर, इस देश के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू या किसी ने भी एक बार भी ये नहीं कहा कि ये गद्दार है, ये गद्दार है, ये गद्दार है, ये शब्द नहीं कहा। अगर सपोज दैट ये कह देते कि देश के गद्दार हैं, ये देशद्रोही हैं, आरएसएस के लोगों को कह देते, हिंदू महासभा के लोगों को कह देते कि ये देश के गद्दार हैं, ये आतंकवादी हैं, ये तो नए शब्द तो उस वक्त आज तक ये धब्बे साफ नहीं कर पाते। अभी एक नया शब्द मोदी जी ने लॉन्च किया है कि परजीवी, कि किसान आंदोलन में जो कुछ लोग हैं वो परजीवी जैसे, हाँ, एक दूसरे को, जो जैसे हमारे ऊपर मच्छर परजीवी होता है, या फिर गाय के ऊपर, आदमी के ऊपर परजीवी होती है, कुत्ते के ऊपर चिंचड़ होता है, इस तरह परजीवी होता है। तो आंदोलन के ऊपर उन्होंने परजीवी लोगों को कहा। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि साहब वो तो परजीवी है या नहीं है, लेकिन गुजराती आप परजीवी हो, आप परजीवी रहोगे, क्योंकि आप दूसरों के ऊपर डिपेंड हो। आप इसलिए परजीवी हैं मोदी जी क्योंकि वो अपने उद्योगपति भाइयों के ऊपर डिपेंड है। उद्योगपति लोग उन्हें चंदा देना बंद कर दे, मोदी जी खत्म हो जाए। उन्हें मालूम है
मुकेश अंबानी 10,000 करोड़ का चंदा देके प्रधानमंत्री बनाता है मोदी जी को। 10,000 करोड़ का मुकेश अंबानी से अगर चंदा लिया है तो न्यूज चैनल पे सेट मोदी जी को किया गया, तब जाके वो प्रधानमंत्री बने। अगर वो चंदा देना बंद कर दे तो वो तो परजीवी नष्ट हो जाएगा ना। वो तो अगर उसको निकाल कर फेंक दे मुकेश अंबानी और अडानी तो परजीवी नष्ट हो जाएगा। वो खुद ही परजीवी है, इसलिए उसे परजीवी भाषा वाली समझ आती है। वो खुद ही परजीवी है बेचारा, इसीलिए वो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री खुद ही परजीवी है। किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। अगर वो दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो कीले गाड़ दी जाती है, सड़कों में गड्ढे खोद दिए जाते हैं, मतलब जैसे कोई बाहर देश का कोई आदमी देश में घुस रहा हो, इस तरीके की व्यवस्था। जबकि चीन हमारे देश में बहुत कब्जा कर चुका है, वहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं है। और किसान दिल्ली में घुसना चाहता है, उनके लिए सड़कें खोद दी जाती है। मैं थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूँगा आपको। जर्मनी में एक शासक हुआ हिटलर, और हिटलर ने लोकशाही से वो सरकार में आया, लोकशाही से। लेकिन आपके लिए बता दूं कि हिटलर ने लोकशाही को नष्ट कर दिया था। और मैं मानता हूँ ये हिटलर का छोटा भाई है। नरेंद्र मोदी, हिटलर की आत्मा जो है आजकल नरेंद्र मोदी में भटक रही है। इसने भी लोकशाही को नष्ट कर दिया है, संविधान को ताक पर रख दिया है। लोकशाही से शासन में आए लेकिन लोकशाही को भी बर्बाद कर दिया, लोकतंत्र को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। ये अपने ही किसानों की बात को नहीं सुन रहे हैं, अपने भाइयों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपनी बात कहने के लिए टीवी पर आ जाएंगे। किसान अपनी बात को कहने के लिए कहाँ जाए? वो तो रोड प्रदर्शन करेगा, वो तो आंदोलन करेगा। जब आप उनकी बात को सुनने, उनकी बात तो टीवी पर नहीं दिखा जा सकती ना, उनकी बात को कोई टीवी पर दिखाने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए कोई मीडिया नहीं है। आप तो मन की बात करने के लिए भी टीवी पर आ जाएंगे, आप तो अपने और एजेंडे को लेकर भी टीवी पर आ जाएंगे, वो कहाँ जाए? तो इसलिए वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए आंदोलन करते हैं। और आंदोलन करना संविधान में एक अधिकार है कि आप किसी का विरोध कर सकते हैं, विरोध जता सकते हैं। वो आपके समर्थन में नहीं है, विरोध जताया जा सकता है। और आज इन्होंने उसको नष्ट कर दिया है। ये कह रहे हैं विरोध मत करो, विरोध कतई मत करो। जबकि क्या कांग्रेस के टाइम में ऐसा नहीं हुआ था? क्या और सरकारों में ऐसा नहीं हो गया? राज्य सरकारों के विरोध में यहाँ पर इस देश के अंदर, चाहे किसी भी सरकार रही हो, सपा की रही हो, बसपा की रही हो, कांग्रेस की रही हो, किसी की भी सरकार, एनीथिंग लोक दल की रही हो, किसी की भी सरकार में ये विरोध होता रहे। लेकिन किसी भी विरोध करने वाले लोगों को कभी भी, किसी भी सरकार के लोगों ने कभी भी देशद्रोही, पाकिस्तानी, खालिस्तानी नहीं कहा। और इसका खामियाजा भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जल्दी भुगतेगी। बहुत जल्दी इसका खामियाजा भुगतने वाली है, बहुत जल्दी भुगतने लगता है 22 में रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट इनको। देखिए, एक कहावत थी, मुझे नहीं पता रावण पैदा हुआ था या नहीं हुआ था, राम था या नहीं था। मुझे जो रामायण के हिसाब से समझ में आया, रामायण में जो दिखाया गया, जो पढ़ा, तो उसमें कहते कि रावण की जो जान थी उसकी नाभि में थी, उसके सर काट लेते थे फिर जुड़ जाते थे। भाजपा को अगर सत्ता से उखाड़ना है तो हम लोगों की नाराजगी काफ़ी नहीं, हम लोगों की नाराजगी काफ़ी नहीं है साहब। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा और इसके लिए क्यों करना पड़ेगा? रावण की जो जान थी ना, वो नाभि में थी। और भाजपा की जो जान है, अगर भाजपा को ख़त्म करना है, भाजपा को सत्ता से विहीन करना है, तो उसकी जान ईवीएम में है। हमें ईवीएम को तोड़ना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा, उसका विरोध करना पड़ेगा जितने बड़े स्तर तक कर सकते हैं। और ये क्यों करना पड़ेगा? मेरे देशवासियों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये बात आपसे इसलिए कही जा रही है क्योंकि आज क्या हो रहा है कि लोग इतने भ्रष्ट हो गए हैं, इतने लेवल पर भ्रष्ट हैं कि अगर किसी आदमी से फिलहाल ये कहा जाए कि आप भ्रष्ट हो, वो पलटकर ये नहीं कहता कि मैं नहीं, वो बोलता है कि आप नहीं हो क्या। वो ये नहीं बोलता कि मैं नहीं हूं, वो बोलता है कि आप नहीं हो क्या। लोगों की नसों में भ्रष्टाचार फैल गया है। आप अपनी नई मोटरसाइकिल ले लीजिएगा, नई मोटरसाइकिल लेके उसमें नई ट्यूब डलवा लीजिएगा, नहीं एक नया टायर, नई ट्यूब होगी उसमें, तो उसमें पंचर कर दीजिए, हवा निकाल दीजिए। आप टायर पंचर वाले के पास लेकर चलिए, छोड़कर चलिए, आइए पूछिए कि मेरा पंचर लगा क्या, वो बोलेगा 2 पंचर था या 1 पंचर था, 50 रुपये ले लेगा। पंचर जबकि नहीं था, आपको भी मालूम है। टीवी आप अपने हाथों से एक डाउट तोड़ दीजिएगा, उसको बंद कर दीजिएगा और उसको ले जाइए टीवी मैकेनिक के पास में, अपने LED टीवी को, और बोलिए कि वो भी 1500 रुपये ले लेगा। तो यानी जिसको जिस लेवल पर भ्रष्टाचार करने का मौका मिलता है, वो उस लेवल पर भ्रष्टाचार करता है। जिसने आपसे 50 रुपये लिया, कल उसको अगर मौका मिले 5000 करोड़ का घोटाला करने के लिए, क्या करेगा? नहीं।
कल अगर उसे मौका, जिसने आपसे 1500 रुपये लिया और उसे 15,000 करोड़ का घोटाला करने का मौका मिले, क्या करेगा? नहीं। तो लोगों की नसों में भ्रष्टाचार हो गया है, लोग भ्रष्ट हो गए हैं। तो इसलिए मेरे देशवासियों, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि आज हमें इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, इस व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा जो सरकार इस टाइम किसानों को ये कह रहे हैं कि किसान आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। इसके समर्थन में खड़ा होना पड़ेगा कि रोटी आप भी खाते हैं और मैं भी खाता हूं। भले ही आपके पास 1 बिस्सा जमीन हो या ना हो, 1 बीघा जमीन हो या ना हो, लेकिन आप रोटी से जुड़े हुए लोग हैं। अंबानी, अडानी, इनके खेत में अनाज पैदा नहीं होता, इनके पास अनाज नहीं है। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, हमें खड़ा होना पड़ेगा। किन के लिए खड़ा होना पड़ेगा? ये आपको, हमें अपने लिए नहीं करना है, ये हमें करना है उन आने वाले बच्चों के लिए जो भी जवान नहीं हुए, जिस माहौल में पल रहे हैं, जिस माहौल में बढ़ते रहे हैं, वो बड़े हो रहे हैं, उनको हम कैसा माहौल देने वाले हैं। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, अपने देश को अपनी आंखों से देखिए और ये देखिए कि वास्तविकता तौर में क्या घटित हो रहा है। केवल वो मत देखिए जो जी न्यूज़ दिखा रहा है, आज तक दिखा रहा है, अन्य टीवी चैनल दिखा रहे हैं। क्योंकि एक मशहूर शायर ने एक बहुत अच्छा शायर कहा कि लश्कर भी तुम्हारा और सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा और सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। यहाँ तो झूठ को भी सच लिखा जा रहा है। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, आप इस देश को अपनी आंखों से देखें। और नरेंद्र मोदी की रही बात आंसुओं की, उनके आंसू तो गिरते रहते हैं। कभी वो भावुक होकर राम मंदिर के लिए रो पड़ते हैं। राम मंदिर के लिए गए थे शिलान्यास करने के लिए, तो कहा राम मंदिर जो राम जो है कई सौ साल में टेंट में ही है, रो पड़े, नतमस्तक हो गए। वाह, क्या कर रहे हैं? इमोशनल ब्लैकमेल। अरे भाई, ना वहां राम है, ना राम मंदिर था, राम था ही नहीं वहां पर, और आप रो पड़े। वो क्या कर रहे हैं? इमोशनल ब्लैकमेलिंग, लोगों की भावनाओं से जोड़ रहे हैं बस अपने आप को। इमोशनल ब्लैकमेलिंग। रोने से ना हमारा रोजगार मिल रहा है, ना हमारे अधिकार मिल रहे हैं, ना हमारी सुरक्षा मिल पा रही है, ना हमारा भरपेट भोजन मिल पा रहा है, ना पर्टिकुलर लोगों को रोजगार मिल पा रहा है। रोजगार जो खत्म हो गए वो दोबारा बन नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए क्या कर रहे हैं? भावुक होकर क्या करेंगे हम? आप देश के प्रधानमंत्री रोने के लिए नहीं बनाया देश का प्रधानमंत्री हमने आपको। हमें कठोर निर्णय लेने के लिए, जिससे देश तरक्की कर सके, हमें देश के हक में लड़ाई लड़ते हुए और देश जिससे आगे बढ़ सके, लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों में भाईचारा कायम हो सके, संविधान की मूल भावना को लागू किया जा सके, लोगों को रोजगार उत्पन्न किया जा सके, आप इंडस्ट्री बना सके। देश सिर्फ बेचने के लिए नहीं सौंपा नरेंद्र मोदी जी आपको इसलिए देश को सौंपा कि देश को आप मजबूत करें, रोने के लिए नहीं सोचा। आप इतने बड़े संवैधानिक पद पर, देश की सारी सेनाएं आपके कब्जे में है, देश का पूरा प्रशासन आपके कब्जे में है, और वहां बैठकर सिर्फ आप रो रहे हैं। अरे रोने से काम नहीं चलेगा, आप आंसू बहा देते हैं मगरमच्छ वाले। आप ऑर्डिनेंस पास करें, आज ही एक आर्टिकल पास करें, आप बिल लाए और बिल लाकर ये कहे कि हमें किसानों के समर्थन में, इस बात का प्रमाण रोते हुए नहीं देना है। इस बात का प्रमाण इसलिए दे कि रोते हुए नहीं दूंगा, मैं आज ही ये तीनों काले कानून वापस लेता हूं और वो करूंगा जो मेरे किसान भाई चाहते हैं, जो उनकी हक की लड़ाई है, उनकी हक की लड़ाई में शामिल हो। रोने से काम नहीं चलेगा, तो नोटंकी है, नोटंकी करने से काम थोड़ी चलेगा। और देश का इतना मजबूत आदमी, देश का प्रधानमंत्री लोकसभा में रोए, इससे बड़ा बदनसीबी भारत में कभी हो नहीं सकती। भारत की बदनसीबी है ये कि भारत का प्रधानमंत्री सदन में खड़ा होकर रो रहा है। ये भारत की बदनसीबी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिनेश बोस जी मौजूद थे, जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं और तमाम मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।